नमस्कार, जय महाकाली। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो? अच्छी तैयारी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज नया टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, ऐसा प्रयास हमारा किया गया है कि एक ही वीडियो में सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन। देखिए स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। प्रजातंत्र का प्राण किसे कहते हैं दोस्तों? तो स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। तो स्थानीय स्वशासन किसका विषय है दोस्तों? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तीसरी चीज वो देखिए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए थे, उसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन का उल्लेख संविधान में कहाँ है। तो स्थानीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243। अनुच्छेद कौन सा है? 243। ये 143 तो सभी बोलते हैं आजकल, तो ये 143 नहीं है, 243 है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में है। और भाग की बात करें, तो भाग में इन तीनों को जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 3 कितना हो गया? 4 3 7 2 9। तो संविधान के भाग 9 में है। तो स्थानीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 और भाग 9 में है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 में स्थानीय
स्वशासन को वैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा कब दिया गया दोस्तों? कब दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 में स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के तहत स्थानीय स्वशासन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। और अब हम पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जय महाकाली। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। जय महाकाली। अब हम देखते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय शासन व्यवस्था दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था, इसका उल्लेख संविधान के भाग किसमें है? भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है और नगरीय शासन व्यवस्था, इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 क में है। किसमें है? 9 क में है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ तक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 243 कैसे लेकर ण तक है। 243 कैसे लगाकर 243 ण तक क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का इनमें उल्लेख है। ठीक है, अगर नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 243 तय से लगाकर ये तक ये नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है ना। तीसरा देखिए 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़कर इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। कब दी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़कर इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक इसी प्रकार यहाँ 73 है, यहाँ 74 लिखूंगा मैं, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इधर 11वीं थी तो इधर क्या आएगी? 12वीं के तहत 12वीं अनुसूची में इसे जोड़कर 12वीं अनुसूची में इसे
जोड़कर संवैधानिक मान्यता दी गई। 12वीं अनुसूची में जोड़कर इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में, पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया, जबकि नगरीय शासन व्यवस्था को 1 जून 1993 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जून 1993 को नगरीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया, जबकि 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में लागू किया गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? मज़ा आ रहा है? ठीक है ना, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को की थी। कब की? 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। कब आई दोस्तों? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। और ये क्यों आई थी? क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे, जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम का इन्होंने क्या किया? मूल्यांकन किया। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए और स्थानीय स्वशासन से संबंधित आवश्यक सुझाव देने हेतु बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। इनके अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की? बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कब आई थी? 1957 में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने सितंबर 1959, सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने सितंबर 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। तो राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया? तो सितंबर 1959 में। और इसी की सिफारिश के आधार पर, इसी के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ
राजस्थान में बगदरी गांव नागौर से किया। तो पंचायती राज अधिनियम 1959 उसके प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर के बगदरी गांव से किया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा एक समिति और याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया है। कितनी? द्विस्तरीय। त्रिस्तरीय की पूछे तो बलवंत राय मेहता होगी और द्विस्तरीय पूछे तो अशोक मेहता समिति। और एक और याद रखेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु जो समिति बनी थी वो कौन सी थी? अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कुछ और समितियां हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है और कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर? आगे बढ़ जाएं। जय महाकाली। आगे बढ़ रहे दोस्तों। अब देखिए प्रमुख समितियाँ। तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था इससे संबंधित समिति है और कौन सी नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको समितियों का नाम याद रखना होगा। तो पहली समिति याद रखेंगे, गिरधारी लाल व्यास समिति ये बनी थी 1973 में। ठीक है, दो तो पहले बता दी, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। ठीक है, दूसरी है वो याद रखेंगे, GV.K. राव समिति ये बनी थी दोस्तों 1985 में। कब बनी? 1985 में। और तीसरी समिति याद रखेंगे वो है डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ये बनी थी दोस्तों 1986 में। कब बनी? 1986 में। एक समिति याद रखेंगे, थुंगन समिति ये समिति बनी थी दोस्तों 1988 में। कब बनी? 1988 में। और एक और समिति याद रखेंगे वो है हरलाल सिंह खर्रा समिति और ये समिति बनी थी दोस्तों 1990 में। कब बनी? 1990 में ये समिति बनी थी। तो ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण समितियां हैं जो प्रश्न यहाँ से बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये समितियों के नाम आप याद जरूर रखें। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देख रहे हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चीज़ें। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ग्राम स्तर पर क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत क्या होगी? ग्राम पंचायत। और खंड स्तर पर क्या होगी? पंचायत समिति। खंड स्तर पर क्या होगी? पंचायत समिति। और जिला स्तर
जिला स्तर पर क्या होगी दोस्तों? जिला स्तर पर क्या होगी? जिला परिषद। जिला परिषद। जिला परिषद। अब ग्राम पंचायत का गठन कब होगा? तो ग्राम पंचायत का गठन न्यूनतम 3000 की जनसंख्या पर, न्यूनतम 3000 की जनसंख्या पर किसका गठन होगा? ग्राम पंचायत का गठन होगा। और पंचायत समिति का गठन कब होगा? न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर, न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर किसका गठन होगा? पंचायत समिति का गठन होगा। और जिला परिषद का गठन कब होगा? तो जिला परिषद का गठन न्यूनतम 4 लाख की जनसंख्या पर, न्यूनतम 4 लाख की जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होगा। ठीक है। इसमें अगर वार्ड की बात करें तो इसमें वार्ड होंगे 9, न्यूनतम वार्ड 9 होंगे। और इसमें न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 15 होंगे। और इसमें न्यूनतम वार्ड कितने होंगे दोस्तों? 17 होंगे। कितने होंगे? 17 होंगे। अगर ये जनसंख्या अतिरिक्त 1000 हो जाए तो अतिरिक्त 1000 की जनसंख्या पर, अतिरिक्त 1000 की जनसंख्या पर यहाँ पर 2 वार्ड और बन जाएंगे। ठीक है, 2 वार्ड और बन जाएंगे। अगर जनसंख्या 1000 अतिरिक्त हो जाती हैं तो सिर्फ 2 वार्ड और बन जाएंगे। और यहाँ पर 15000 जनसंख्या अतिरिक्त होने पर 15000 की जनसंख्या और बढ़ जाए तो वहाँ पर भी 2 वार्ड और बन जाएंगे। और यहाँ पर जिला परिषद में क्या होगा कि न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या अतिरिक्त होने पर, न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या अधिक होने पर 2 वार्ड और बढ़ जाएंगे, 2 वार्ड और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेन चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का गठन कब होगा? न्यूनतम 3000 की जनसंख्या होने पर कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड होंगे। और अतिरिक्त 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड और होंगे। जबकि खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और इसमें न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या होगी, तब पंचायत समिति का गठन होगा। और वार्ड कितने होंगे इसमें? 15। और 15000 जनसंख्या अतिरिक्त होने पर 2 वार्ड एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी और इसमें न्यूनतम 4 लाख की जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होगा। और इसमें वार्ड कितने होंगे? 17 वार्ड होंगे। और न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या अधिक होने पर कितने वार्ड और बन जाएंगे? 2 वार्ड और बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। ठीक है सर, देखिए ग्राम पंचायत में एक तो होगा सरपंच। क्या होगा? सरपंच। एक होता है उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच, और एक होते हैं वार्ड पंच। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं, ये तीनों होते हैं जनप्रतिनिधि। क्या होते हैं दोस्तों? जनप्रतिनिधि। इसका मतलब ये जनता द्वारा चुने होते हैं। तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। और वार्ड पंच का भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। और उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि उप सरपंच का चुनाव कौन करेंगे? ये जो वार्ड पंच होते हैं ये मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पंचायत समिति में प्रधान होगा, एक उप प्रधान होगा और एक पंचायत समिति के सदस्य होंगे। पंचायत समिति के सदस्य होंगे जिसे हम CR कहते हैं। ठीक है, CRDR नाम सुना होगा। तो पंचायत समिति के सदस्य, प्रधान और उप प्रधान। प्रधान का चुनाव कैसे होता है? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान रखें, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो अपनों में से ही एक प्रधान का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ठीक है, और जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख होता है और एक उप जिला प्रमुख होता है, उप जिला प्रमुख होता है और एक होता है जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद
के सदस्य जिसे हम डीआर बोलते हैं, डीआर बोलते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि होते हैं। और ये तीनों भी क्या होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। और जिला प्रमुख का चुनाव, जिला प्रमुख का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो अपनों में से ही एक प्रमुख बनाते हैं, जिसे जिला प्रमुख कहते हैं। ठीक है, तो जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो गया और प्रधान का चुनाव भी क्या हो गया? कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। ठीक है, और पंचायत समिति के सदस्य आपको पता होगा, वोट दिया होगा, तो इनका चुनाव कैसे हो गया? प्रत्यक्ष रूप से हो गया। और उप प्रधान, इसका आप वोट नहीं देते हो, ठीक है, तो इसका चुनाव कैसे हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। ठीक है ना। अब उप जिला प्रमुख होता है, इसका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और जिला परिषद जो सदस्य होते हैं डीआर, उनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है ना, क्योंकि जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें से एक किसी का चुनाव करते हैं जिला प्रमुख के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें ग्राम पंचायत में एक सरकारी प्रतिनिधि होता है, सरकारी प्रतिनिधि होता है। तो सरकारी प्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत में होता है वो होता है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। और पंचायत समिति में सरकारी प्रतिनिधि होता है, वो होता है दोस्तों खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिसे हम बीडीओ कहते हैं। खंड विकास अधिकारी जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बीडीओ कहते हैं। और जिला परिषद में जो सरकारी प्रतिनिधि होता है वो होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें सरकारी प्रतिनिधित्व होता है। अब देखिए, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ये अगर अपना इस्तीफा देना चाहे, अगर ये तीनों अपना इस्तीफा देंगे तो ये किसे देंगे? किसे देंगे दोस्तों? खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी को अपना क्या देंगे? इस्तीफा देंगे। खंड विकास अधिकारी को अपना इस्तीफा देंगे। कौन? सरपंच भी इस्तीफा देगा तो खंड विकास अधिकारी को देगा। उप सरपंच भी अगर इस्तीफा देगा तो ये भी खंड विकास अधिकारी को देगा। और वार्ड पंच भी अगर इस्तीफा देगा तो किसे देगा? खंड विकास अधिकारी को देगा। यहाँ पर प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा? तो प्रधान इस्तीफा किसे देगा? जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को इस्तीफा देगा, जिला प्रमुख को इस्तीफा देगा। तो प्रधान किसे इस्तीफा देता है? जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। जबकि उप प्रधान और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो इस्तीफा किसे देंगे दोस्तों? प्रधान को। किसको देंगे इस्तीफा? प्रधान को देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जिला प्रमुख जो होता है, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसे देगा? तो जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देता है दोस्तों संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को अपना क्या करता है? ये इस्तीफा देता है जिला प्रमुख। अपना इस्तीफा किसे देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। और उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य जिसे हम डीआर कहते हैं, अगर ये अपना इस्तीफा देंगे तो ये अपना इस्तीफा किसे देंगे दोस्तों? जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा ये देंगे। ठीक है ना। तो जिला प्रमुख इस्तीफा किसे देगा? किसे देगा? संभागीय आयुक्त को। उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य ये इस्तीफा किसे देंगे? जिला प्रमुख को। प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा? किसे देगा?
जिला प्रमुख को उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देंगे? प्रधान को, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ये तीनों अपना इस्तीफा किसे देंगे? खंड विकास अधिकारी को देंगे। ठीक है ना? मज़ा आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें भाई, क्योंकि शानदार चीज़ें हैं और यहाँ से प्रश्न आएगा निश्चित है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाएं। जय महाकाली। देखिए, ग्राम पंचायत में 15 दिन में एक बैठक होती है, 15 दिन में एक बैठक होती है। और पंचायत समिति में 30 दिन में एक बैठक होती है, हर 30 दिन में एक बैठक होती है। और जबकि जिला परिषद में हर 90 दिन में एक बैठक तो होती ही होती है। ठीक है, एक बैठक होती है। देखिए, इन जनप्रतिनिधि जो होते हैं, सरपंच होता है, प्रधान होता है, जिला प्रमुख होता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनको हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव एक बार असफल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और वो अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? एक बार असफल होने पर अगले एक वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लाया जा सकता। अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना? अगर ये जो सरपंच है और प्रधान है, जिला प्रमुख हैं, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो फिर चुनाव 5 साल बाद नहीं होंगे, बल्कि कब होंगे? शेष अवधि जो बच गई, जैसे 3 साल में कोई मर गया तो फिर शेष अवधि कितनी बची? 2 साल। तो 2 साल जो है उसके लिए क्या हो जाएंगे? चुनाव होंगे। ठीक है ना? शेष अवधि के लिए ही चुनाव होंगे, ऐसे नहीं कि वो फिर 5 साल तक रह जाएगा, नहीं। तो शेष अवधि के लिए क्या हो जाएंगे? चुनाव हो जाएंगे। ठीक है ना? कुछ और चीज़ याद रख लीजिए। अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 आई ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित हैं। और 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गई पंचायती राज व्यवस्था। अब हम नगरीय शासन व्यवस्था को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देख रहे हैं नगरीय स्वशासन। ठीक है, नगरीय स्वशासन देख रहे हैं। तो नगर पालिका का गठन कब होगा? जब 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम की जनसंख्या पर 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम की जनसंख्या पर नगर पालिका का गठन होगा। और नगर परिषद का गठन कब होगा? 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम की जनसंख्या पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा। और नगर निगम 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर 5 लाख से अधिक
की जनसंख्या पर नगर निगम का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। अब नगर पालिका में जो अध्यक्ष होता है उसे अध्यक्ष बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। और यहाँ पर नगर परिषद में जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। और नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं? महापौर या मेयर भी बोलते हैं। महापौर या मेयर किसे बोलते हैं? नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं? महापौर या मेयर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो अध्यक्ष है अपना इस्तीफा किसे देगा? अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? तो ये नगर पालिका का अध्यक्ष जो होता है ये इस्तीफा किसे देगा? ये इस्तीफा देगा संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को। और यहाँ पर जो सभापति हैं ये भी किसे इस्तीफा देगा? ये भी संभागीय आयुक्त को इस्तीफा देगा। संभागीय आयुक्त को इस्तीफा देगा। और ये महापौर ये भी किसे इस्तीफा देगा? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को अपना इस्तीफा देगा। ठीक है, इस्तीफा देगा। अब बात आती है कि जो पार्षद होते हैं नगर पालिका में, जो पार्षद होते हैं वो इस्तीफा किसे देंगे? तो वो इस्तीफा किसे देंगे? अध्यक्ष को। और नगर परिषद इसमें जो पार्षद होंगे वो इस्तीफा किसे देंगे? सभापति को। और नगर निगम में जो उप महापौर और पार्षद होते हैं वो किसे इस्तीफा देंगे? महापौर को। ठीक है ना। अब इसमें भी एक सरकारी प्रतिनिधित्व होता है। तो सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है? सरकारी प्रतिनिधि। तो नगर पालिका में सरकारी प्रतिनिधि होता है अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी जो होता है वो यहाँ पर सरकारी अधिकारी होता है। और नगर परिषद में जो सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है? सरकारी प्रतिनिधि। तो नगर परिषद में सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है दोस्तों? आयुक्त होता है। कौन होता है? आयुक्त होता है। और यहाँ पर नगर निगम में सरकारी प्रतिनिधि कौन होगा? तो नगर निगम में सरकारी प्रतिनिधि वो होगा दोस्तों नगर आयुक्त। कौन होगा? नगर आयुक्त होगा। नगर आयुक्त होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। और ये वीडियो देख लिया, पूरा देख लिया, समझ में आ गया तो हम इसकी एक महत्वपूर्ण क्विज भी लेके आए हैं, वो भी अतिशीघ्र आपके पास उपलब्ध होगी। ठीक है ना, तो वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ नियमित रूप से क्विज होती है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, जय महाकाली। धन्यवाद।